भगवान के रूप में देखा जाता होगा और देख रहे होंगे। 20 ईयर्स की एज में भी लोग बहुत ही कम ओवेरियन रिजर्व के साथ, इनफर्टिलिटी के साथ आ रहे हैं। 40% ऑफ द केसेस में आप मेल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। ये सबसे ज़्यादा जो हमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आजकल दिखता है कि डिले इन देयर पेरेंटहुड। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फर्टिलिटी में। लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ मैं कहूँगी कि आप जल्दी बच्चा प्लान करें। मूसा सिंगर थे, उनकी मदर जब सेकंड टाइम माँ बनी, उसके बाद ये चीज़ें और पॉपुलर होती हुई दिखी हैं कि इस एज में जो मदर बन रही हैं वो मिसयूज़ कर रही हैं आईवीएफ का। गवर्नमेंट ने इसके एक लॉज बना दिए हैं कि आप 50 के बाद आईवीएफ नहीं कर सकते। जो बल्क है दैट इज़ बिटवीन 35 to 40 ईयर्स। अगर जो नहीं कंसीव करते हैं उनको फिर हम थॉरली इवेल्युएट करते हैं। जब पहले गोद सूनी होती थी तो लोग मंदिरों के दरवाज़ों पे जाते थे, दरगाह पे जाते थे, मन्नतें मांगते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, इंटरनेट खंगालते हैं, हु इज़ द बेस्ट डॉक्टर जो हमारे घर की गोद भरेगा, हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। और ऐसे ही कई घरों को पिछले 23 सालों से कई घरों को गुलजार करने वाली डॉक्टर पारुल अग्रवाल के पास हम आए हैं, जो हमें बताएंगी कि उन्हें कितनी खुशी मिलती है जब किसी की गोद सूनी भर जाती है, किसी की वो आस बनती हैं, कई सवाल के जवाब वो जब देती हैं और कई घरों में किलकारियाँ गूंजती हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पारुल आपका। आप भगवान का दूसरा रूप अगर कहा गया है धरती का भगवान डॉक्टर्स को, तो मुझे लगता है कि माँ बाप या किसी एक फैमिली में कोई बच्चा आता है, वो जब नहीं आ पा रहा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और तब उनके घर में जब ये आस दौड़ती है, उसके लिए आपको भगवान के रूप में देखा जाता होगा और देख रहे होंगे। ये तो बहुत छोटा सा काम होगा आपका। आपको क्या लग रहा है कि पिछले 23 साल में क्या ये ट्रेंड बढ़ा है, लोग आईवीएफ की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं? पूजा, डेफिनेटली सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं एक ब्लेसिंग लगती है कि आप इस प्रोफेशन में हो, कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, वो भी इतने नेक काम में। इससे बड़ा काम तो मेरे ख्याल से मतलब एक मदर होना, एक मदरहुड को फील करना, घर में बच्चे होना, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड सेकेंडली जो आप बता रहे हो कि इनफर्टिलिटी की जो आपकी इंसिडेंसेस हैं या जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, येस डेफिनेटली। डिकेड्स में हम देख रहे हैं कि हर डिकेड में चेंज आता है। लाइक जो हमें 40 ईयर्स की एज में मिलती थी, अब हमें जाकर वो 30s की एज में मिलती है। अब 20 ईयर्स की एज में भी लोग बहुत ही कम ओवेरियन रिजर्व के साथ, इनफर्टिलिटी के साथ आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंसिडेंस बढ़ गया है इनफर्टिलिटी का। लेकिन ये क्या वजह है कि बहुत, और सिर्फ पहले तो महिलाओं को ही कारण बता दिया जाता था, विमेंस को कहा जाता था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो महिला इसका कारण है, और आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो क्या इन शिकायतों के साथ भी लोग आपके पास आ रहे हैं और आप चेक कर रही हैं और उसके बाद बता रही हैं कि नहीं बच्चा तो हो सकता है, लेकिन इसमें विमेन की कोई गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती है? ऐसे कोई केसेस आपके साथ? डेफिनेटली बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। 40% ऑफ द केसेस में आप मेल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। तो ऐसे केसेस होते हैं कि पहले तो पेशेंट्स होते हैं, कपल्स होते हैं, वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं। मतलब कि जो मेल पार्टनर होता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है कि भाई मेरा सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि फैमिलीज़ में फ़ीमेल को दोष दिया जाता है, बट एक्चुअल में मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। सो ऐसे केसेस काफ़ी हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं। एजोस्पर्मिया की जिसमें कि स्पर्म्स होते ही नहीं है या स्पर्म्स बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, ऐसे केसेस काफ़ी आते हैं। तो क्या वजह होगी मेल्स में ये, अगर पहले हम लोग मेल्स की बात करते हैं, मेल्स में क्या वजह है कि इस तरह की इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, और उसको आप कैसे हैंडल करती हैं आईवीएफ के थ्रू? देखिए, मेल्स में कह लें या फीमेल्स में कह लें, दोनों ही कारण में ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आजकल दिखता है कि डिले इन देयर पेरेंटहुड, डिले इन देयर मैरिजेस। आजकल एजुकेशन की वजह से या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से या अपने करियर की वजह से लोग अपनी मैरिजेस डिले कर रहे हैं, अपने पेरेंटहुड को डिले कर रहे हैं, जिससे कि हमारी गैमीट्स की क्वालिटी ख़राब होती है, हमारे एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है, स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब होती है।
तो इनकी वजह से हमें कंसीव करने में दिक्कत होती है ना। और विद एज, जैसे आप मेल्स में की बात कर रहे हैं, विद एज आपकी मेल्स की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा देखा गया है ऐसे केसेस में, तो कंसीव करने में दिक्कत होती है मेल्स लेकिन को। अभी आपने बोला कि 20 साल और 30 साल के लोगों में भी अब इस तरह की चीज़ें देखी जाने लगी हैं। कभी ये होता था, मतलब एक कहावत है कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, तो अभी इस बूढ़े नहीं होते, मतलब इसकी कहावत कहीं सेक्स अर्थ से ही जुड़ी हुई होती थी और बच्चे पैदा करने की ही इन चीज़ों से जुड़ी होती थी, ये कहावत ही। ये वाली जो आप बोल रही हैं कि 20 और 30 साल के लड़के जो हैं वो उनमें भी ये कैपेबिलिटी नहीं रही है, तो क्या मैं कहूँ कि ये मिथ टूट रहा है? आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फर्टिलिटी में। जो ये लाइफस्टाइल मैटर है कि लाइक आपकी पुअर स्लीप है, पुअर डाइटरी हैबिट है, एडिक्शन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वेपिंग है, स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, डेडलाइंस मीट करनी है, तो ये सारे इश्यूज़ आपकी फर्टिलिटी को आजकल इम्पैक्ट करने लग गए हैं। कॉल सेंटर्स में लोग 24 घंटे काम करते हैं या रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल बिगड़ गई है। तो ये सारे इश्यूज़ आपकी एक तरह से फर्टिलिटी को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऐसे में, और स्पाउसेस मिल नहीं पाते हैं, तो इस ऐसे में आपकी फर्टिलिटी का जो ट्रेंड हो गया है, इनफर्टिलिटी का ट्रेंड वो बढ़ गया है। और लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? कि लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ मैं कहूँगी कि आप क्या कहते हैं, जल्दी बच्चा प्लान करें, जल्दी मैरिज प्लान करें, जल्दी आप बेबी प्लान करें। अगर आप 35 से पहले कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और 20s में तो बेस्ट है ना। तो आप जितनी जल्दी कंसीव करेंगे, बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस कम रहेंगे, आप जल्दी आसानी से कंसीव करोगे, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं ये एक आज से 4-5 साल पहले की, और मेरे को लगता है वो जो मूसा सिंगर थे, उनकी मदर जब सेकेंड टाइम माँ बनी, उसके बाद ये चीज़ें और पॉपुलर होती हुई दिखी हैं क्या, कि ये IVF टेक्नोलॉजी जो है जिसके थ्रू माँ बन रही हैं महिलाएं, उस एज में जब लोग आस छोड़ देते हैं। एक आंध्र प्रदेश का मामला आया था, अगर आपको याद हो, जब 75 इयर्स की एक बुजुर्ग महिला जो है वो माँ बनी थी, वो बहुत थक गई थी बांझ सुनते सुनते, तो उस एज में माँ बनी। फिर ये मूसा का मामला आया कि मूसा की जब मर्डर हो गया, उसके बाद 2 साल बाद उसकी मदर ने माँ बनी, और उसका नाम भी अब जूनियर मूसा रख दिया है। क्या ये जो ट्रेंड है IVF का, उसका आपको लगता है क्या कि इस एज में जो मदर बन रही हैं वो मिसयूज़ कर रही हैं IVF का, या सोसाइटी इसको मिसयूज़ कर रही है, और ये बच्चों के लिए कितना घातक है जो बच्चे आ रहे हैं इस दुनिया में? देखिए, एडवांस एज में एक तो मेडिकल इश्यूज़ बढ़ जाते हैं फीमेल्स के साथ। अगर वो कोई भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या कंसीव करने की सोच रही हैं, तो हमें ये भी देखना है कि वो मेडिकली फ़िट हैं कि नहीं है उस चीज़ के लिए। और विद प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें एग्जैजरेट हो जाती हैं। अगर हम देख रहे हैं कि 50 के बाद अगर कोई महिला कंसीव करती है, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब की टेंडेंसीज़ बढ़ जाती हैं। सो एक तो ये हो गया कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जब भी महिला मेनोपॉज के बाद कंसीव कर रही होती है, उसके खुद के एग्स नहीं होते हैं, डोनर एग्स होते हैं। तो डोनर एग्स में भी आपको क्या कहते हैं, बेबीज़ के साथ एज सच इश्यूज़ नहीं हैं, मगर डेफिनेटली जब मदर एक बहुत एडवांस एज की है और बेबी छोटी उम्र का है, तो आपके बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को कब बड़ा करोगे और कब उसकी परवरिश करोगे। सो ये सारे इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके क्लॉज बना दिए हैं कि आप 50 के बाद IVF नहीं कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर, अगर मैं पूछूं कि IVF जिस तेज़ी से बढ़ा है, तो वो किस एज ग्रुप की सबसे ज़्यादा विमेन या कपल्स आपके पास आ रहे हैं कि हाँ, अब हम कंसीव नहीं कर पा रहे, अब हमें ये चेक कराना है, या IVF टेक्नोलॉजी, कहाँ से वो हार मान के आपके पास पहुंचते हैं? बहुत लोग बताते भी होंगे आपको। हाँ। सो हमारे पास जो मोस्टली जो मैंने OPD में ट्रेंड देखा है, वो ये 35 प्लस का, 35 प्लस या लेट 40, मतलब कि लाइक 40 के नियर जो लेडीज़ होती हैं, मैक्सिमम हमारी OPDs में आती हैं। बट आजकल 20s में भी देखा गया है, 40 प्लस बहुत आ रहे हैं, मगर जो बल्क है दैट इज़ बिटवीन 35 to 40 ईयर्स। और ना वो सारे वर्किंग ही हैं? मोस्टली वर्किंग कपल्स हैं। गांव के भी लोग आ रहे हैं क्या आपके पास? गांव के लोग आते हैं, मगर कम हैं। वर्किंग कपल्स बहुत हैं। ओके। जो नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, प्रीवियस IVF फेलियर्स हैं, IUI फेलियर्स हैं। सो ऐसे कपल्स बहुत आते हैं। अच्छा, आपने कहा कि प्रीवियस IVF फेलियर है,
कितने सर्कल के बाद ये आईवीएफ जो है, मतलब मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं कि 5-5 बार किसी लेडी ने कोशिश की है, 5 महीने का कंसीव हो चुका है, वो चेकअप के लिए आ रही है और उसके बाद एबॉर्ट हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या मेंटल हेल्थ पे भी उन लोगों पे असर पड़ता है? और कितनी, मतलब क्या जो माँ नहीं बन पाती हैं तो वो आईवीएफ के थ्रू माँ बन जाएंगी, तो एक ही बार में क्या ये सक्सेस हो जाता है आईवीएफ? ओके, देखिए डेफिनेटली अगर कोई भी महिला कंसीव करने के बाद अबॉर्ट कर रही है तो एक इमोशनल ट्रॉमा तो होता ही है। तो इसमें स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बन जाती है, फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बन जाती है, और इनफैक्ट आपके जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको किस तरह से संभालते हैं, है ना। तो ऐसे केसेस में थरो इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं कि भाई क्या कारण है कि 5 मंथ्स के बाद अगर कोई पेशेंट अबॉर्ट कर रही है, क्या रीज़न हो सकता है ना। तो थरो इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। कितना मेंटल ट्रोमा वो झेलती हैं और कितने सर्कल के बाद, मतलब कई बार होता होगा कि एक बार आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट दिया, उसने कंसीव कर लिया और हैप्पीली शी बिकम अ मदर, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि 5-5 बार वो सर्कल आ रहा है, फिर उतने ही पेन से वो महिला गुजर रही है, पूरी फैमिली उस पेन से गुजर रही है, क्योंकि 3 महीने तक के बाद लोगों की आस बननी शुरू हो जाती है कि ओ अब ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है और मैं माँ बन सकती हूँ, या हमारे घर में अब किलकारी गूंजेगी। क्या कभी ऐसा होता है आपके साथ कि भाई उसने ट्रीटमेंट ले लिया, सब कुछ सही चल रहा है और अचानक एबॉर्ट हो गया, तो वो वाला जो ट्रॉमा होता है तो उसमें पैसे भी जाते हैं, उनका मेंटल ट्रॉमा भी होता है, तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करती हैं और वो कितना सक्सेस रेट कितना है आईवीएफ का? देखिए आईवीएफ की अगर हम बात करते हैं तो हर तरह का कपल आता है, मतलब काफ़ी कपल्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट गो में ही कंसीव कर जाते हैं, काफ़ी होते हैं जिनको सेकंड साइकिल की ज़रूरत होती है, और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कंसेप्शन अनएक्सप्लेन्ड होता है कि भाई कंसीव सारी चीज़ें कर ली हैं फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो बल्क मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आपके कंसीव कर जाते हैं दैट इज़ गुड। अगर जो नहीं कंसीव करते हैं उनको फिर हम थरली इवेल्युएट करते हैं, उनकी काउंसलिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स होती हैं, उनके सेशंस होते हैं प्रॉपर, और जेनेटिक टेस्टिंग्स होती हैं उनकी, है ना। उसमें उनको फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट में जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं कि यूट्रस के अंदर कोई इशू तो नहीं है, उनके सारे ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, कोई एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है ना, कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं हैं। तो उनके थरो इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दीज अबॉर्शंस, है ना। सो डेफिनेटली देर सबेर रिजल्ट मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं। लेकिन वो जो खर्च की बारी है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आईवीएफ जो है सिर्फ अमीरों के लिए है, या अब पिछले 15-20 साल में इसका ट्रीटमेंट थोड़ा नहीं, आम लोगों तक पहुंच रहा है फाइनेंस? नहीं, आम लोगों तक पहुंच रहा है, डेफिनेटली कॉस्टली तो थोड़ा है मगर आम लोगों तक पहुंच रहा है। आजकल फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी हो गए हैं, लोन्स मिलने लग गए हैं। अच्छा, ये इंश्योरेंस के दायरे में आने लग गया है? इंश्योरेंस काफ़ी लोग इंश्योरेंस के दायरे में कवर करते हैं, और काफ़ी जगह ऐसी भी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर आपको विदाउट इंटरेस्ट ईएमआईज़ के साथ आपको मिल सकता है, आपकी सिर्फ सैलरी अकाउंट आपको वो करना होता है और उसमें से फिर डिडक्ट होती हैं चीज़ें। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हैं और सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ता जा रहा है फाइनेंशियली। सो पेशेंट आजकल आते हैं, गांव के भी आते हैं, थोड़े लो सोशियो इकोनॉमिक वाले पेशेंट्स भी करवाते हैं अगर ज़रूरत है। उनके क्या सवाल होते हैं, मतलब आप कहें अर्बन क्लास जो आ रहा है या जो पढ़े लिखे आ रहे हैं, या जैसा आपने बताया कि कॉल सेंटर वाले आ रहे हैं, तो वो लोग तो बहुत सारी रिसर्च करके आते हैं, लेकिन गाँव वाले जब आते हैं तो उनके क्या सवाल होते हैं? मुझे ये देखिए, गांव वाले जो आते हैं बेचारे भोले होते हैं, है ना, मगर वो एक बात चीज़ें नहीं समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट आपको, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आपको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, आपको साथ में सर्जरी की ज़रूरत हो, है ना। सो फाइनेंशियली अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैम फर्स्ट टाइम में ही हो जाए, है ना। तो कोशिश हम पूरी करते हैं, मगर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि उनको एडिशनल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। कोई लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है ट्यूब्स में कोई पानी हो, है ना, हो सकता है हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत हो सकता है एक बड़े फाइब्रॉइड के साथ आ रहे हैं। तो कभी कभी हमें एक मल्टीपल अप्रोच मतलब के साथ बढ़ना पड़ता है कि आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ आईवीएफ के साथ हमें एडिशनल चीज़ें भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ों को समझाना और उनको फाइनेंसेस समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और जो आईवीएफ कराने आते हैं
ऐसा कहा जाता है जैसे फराह खान के 3 बच्चे हुए, और आजकल तो सिंगल पेरेंट का बड़ा ट्रेंड चल गया है, चाहे वो तुषार कपूर हो, मतलब सेलिब्रिटीज से आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो आपके पास कितने लोग आए अभी तक ये कहने कि भाई अब हम सिंगल फादर बनना चाहते हैं, सिंगल मदर बनना चाहते हैं, और वो क्या मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं आपके ऐसे ऐसे लोग आते हैं, है ना, जैसे कोई डिवोर्सी हुआ या सेपरेटेड हुआ, तो ऐसे लोग आते हैं। तो अगर करते वो हैं, परसेंटेज कितना होगा? कम है, काफ़ी कम है, अभी भी कम है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेबी की, है ना। तो अगर आपके पास बैकअप अच्छा है, फैमिली का बैकअप अच्छा है, तब तो आप प्रोसीड कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। अदरवाइज़ एक स्ट्रॉन्ग होना इतना कि सोसाइटी में अपने आप को और अपने बच्चे को संभालना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता ही है। तो ऐसे परसेंटेज काफ़ी कम है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की होते हैं। फराह खान के मामले में अलग है कि 2 लड़का 1 लड़की है। अच्छा। तो मुझे ये जानना है कि क्या ये सच है कि आईवीएफ में इस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, इंजेक्ट किया जाता है कि भाई एक लड़का एक लड़की हो जाए, या कभी मतलब अक्सर ही 99% देखा गया कि 2 ही बच्चे होते हैं। अच्छा। क्या ये ऐसा है? आप बताएंगे। देखिए क्या होता है कि पहली बात तो जेंडर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक लड़का या लड़की कुछ सोच के किया जाता है या ऐसा होता है। इट कैन बी ईदर वेज, है ना, कुछ भी हो सकता है आपको, क्योंकि आपका जो एम्ब्रियो का जो जेंडर है या एम्ब्रियो का जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके मदर और फादर दोनों के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। अब फादर में से एक्स स्पर्म भी आ सकता है, वाई स्पर्म भी आ सकता है। वाई आता है तो मेल होता है, एक्स होता है तो फीमेल होता है। तो ये आप नहीं लैब में पता कर सकते हो। एक ही बार में 2 बच्चे हो जाते हैं। फराह खान का 3 बच्चे थे, और ऐसे ही और केसेस होंगे। बट जनरली मैंने ये देखा है जो आपके क्लोज फैमिलीज में भी या फ्रेंड्स में भी, कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, मतलब जुड़वा ही हुए हैं। कभी सिंगल नहीं देखा। 3 हो गए लेकिन एक नहीं हुआ। ये क्या ट्रेंड है? सिंगल बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, सिंगल बहुत होते हैं, मगर हाँ ट्विंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपके ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिंगल नहीं होता है, सिंगल भी बहुत बार होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो धरती का भगवान है वो कहता है कि ले भाई बहुत देर से हुआ, छप्पर फाड़ के हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और 2 हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है जनरल नहीं, ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। कितने % तक बढ़ जाते हैं? 20-30%। अगर हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के तो इतने चांसेस रहते हैं। और बाकी के केसेस में सिंगल है कि भाई एक इम्प्लांट हुआ, दूसरा इम्प्लांट नहीं करा, है ना, मगर डेफिनेटली आपके अगर हम 2 एम्ब्रियोज डाल रहे हैं तो 20-30% चांसेस ये रहते हैं कि वो ट्विंस हो जाएंगे। तो आप लोग ये थोड़ा समझ के करते हैं? नहीं, बिल्कुल समझ के करते हैं। जिस पेशेंट में इंडिकेटेड होता है, जो पेशेंट चाहते हैं, जो विलिंग है ट्विंस के लिए, उन्हीं में 2 ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, अगर आप नहीं कैरी कर सकते ट्विंस को, कोई आपकी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रही है, मिसकैरेजेस की हिस्ट्री रही है, तो फिर 2 ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। पढ़ा ही है कि किसी कोई आता है इस डिमांड के साथ कि ऐसे आईवीएफ में ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो, या डोनर की बात हो तो वो कहते हैं कि भाई ऐश्वर्या राय जैसा फेस होना चाहिए, नीली आंखें होनी चाहिए। ऐसे भी डिमांड करते हैं क्या आप लोगों के पास, कस्टमाइज्ड बेबी वाली, कि जूलिया रॉबर्ट्स जैसी स्माइल होनी चाहिए, इस तरह की डिमांड्स के साथ? नहीं, अभी तो हमारे कपल्स बहुत शरीफ आते हैं हमारे पास। वो कहते हैं हमें बस बेबी चाहिए, हमारे जैसा ही हो। सबसे बड़ा डर जो है वो आईवीएफ का, वो क्या होता है लोगों में, और आप उसको कैसे ठीक करती हैं? कोई एडवाइस? पेशेंट बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं कि पेन तो नहीं होगा मैम, आईवीएफ पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो आईवीएफ होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं हमारे: ओवेरियन स्टिमुलेशन, ओवम पिकअप एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है उसमें हम एग्स को बड़ा करते हैं इंजेक्शंस देकर, ठीक है। तो जो इंजेक्शंस होते हैं हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, और ये इंजेक्शंस की जो नीडल होती है बहुत ही फाइन होती है। एज सच उसमें पेन नहीं होता है कि आपको प्रिक की तरह फील होगा। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है ओवम पिकअप, जिसमें हम एग्स रिट्रीव करते हैं, ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है, तो पेशेंट को पेन नहीं होता। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो बहुत ही लाइट प्रोसीजर होता है, बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ और अल्ट्रासाउंड गाइडेड, बहुत ही जेंटल हैंड से किया जाता है, तो उसमें भी पेन नहीं होता। तो एज सच आईवीएफ पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कपल का कि मैम कितना पेन होगा। सो हम उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझाते हैं, तो समझते हैं और फिर खुशी खुशी मतलब कि दे गो फॉर इट, है ना। और अगर जब ये प्रेगनेंसी के लिए कपल्स आते हैं तो
तो उनको उनकी लाइफस्टाइल में आप क्या क्या चेंजेस बताती हैं कि उनको क्या क्या करना होता है? एक तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है आईवीएफ का, लेकिन अगर वो सक्सेस हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस के लिए आप अपने उनको कहती देखिए, हैं? डेफिनेटली हमें एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है स्ट्रेस का फैक्टर। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी को। स्ट्रेस की वजह से हमारी जो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, एड्रेनालिन लेवल्स होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है, हमारी रिप्रोडक्टिव फंक्शन पे इफ़ेक्ट आता है, हमारे इम्प्लांटेशन पे, हमारी गैमीट्स की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं। सो एक तो स्ट्रेस फ्री रहना बताना होता है उनको कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, मगर सिर्फ बताने से इतना हेल्पफुल नहीं होता है। पेशेंट की कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, जो कि हेल्पफुल होती हैं काफ़ी हद तक। दूसरी बात ये होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट बताते हैं अच्छी, है ना, आपको अच्छी डाइट लेनी है। आपको अगर बहुत ही ओबीस पेशेंट है तो उसको हम लोग कैलोरी रिच डाइट के लिए मना करते हैं। आपको एक अपना एक बीएमआई एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना है ना। सो आपका जो वेट होता है वो एक नॉर्मल बीएमआई के रेंज में होना चाहिए। तो अगर आपको वेट लॉस की ज़रूरत है तो वेट लॉस बताते हैं, अगर आपका बीएमआई हाई है तो वेट लॉस बताएंगे आपको, क्योंकि वेट लॉस करने से भी अगर आप 5 to 10% वेट लॉस भी करते हैं उससे भी आपके जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो किस तरह का वेट लॉस कैसे करवाते हैं? मान लीजिए किसी ने कोई आया आपके पास कंसल्टेशन के लिए, तो क्या पहले आप कहती हैं कि वेट लॉस करके आओ, या ट्रीटमेंट के साथ ही उसको शुरू कर देती हैं? दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, क्योंकि पेशेंट ना डीमोटिवेटेड हो जाता है अगर उसको हमने कहा कि नहीं पहले आप ऐसे करो। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं ताकि पेशेंट को एक, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है जो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका होता है, वो थक चुका होता है, उसका साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी थोड़ा वीक पड़ चुका होता है। सो जैसे काफ़ी मल्टीपल IUIs के बाद आ रहे हैं, मल्टीपल ओवुलेशन इंडक्शन के बाद आते हैं, और वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं मगर वेट कम नहीं हो रहा, तो हम दोनों तरफ से वर्क करते हैं। एक तो पहले तो उनका फर्टिलिटी स्टेटस भी देखते हैं, साथ में हम साइमल्टेनियसली उनकी डाइट पर, उनकी एक्सरसाइज पे, इन सब पे भी काम करते हैं। और वो मान जाते हैं, क्योंकि टेंशन और जॉब भी उतनी ही ज़रूरी है, करियर भी उतना ही ज़रूरी है, तो ऐसे में जब वो इतना मतलब कि व्हेन दे आर रेडी टू स्पेंड सो मच देन दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, है ना, तो उस वक्त वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। जब भी आते हैं दे आर वेरी मच मोटिवेटेड, और फिर उसमें वो लोग मानते हैं, आपका कहना मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं कहना। आप मैम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं कि इसमें आप और क्या चेंजेस लाओ, अपनी डाइट में क्या चेंजेस लाओ, अपनी एक्सरसाइज में क्या चेंजेस लाओ। सो एक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपको कोई किसी तरीके का एडिक्शन है वो आप बंद करो। स्मोकिंग यूजली आते हैं हस्बैंड्स काफ़ी स्मोक करते हैं या अल्कोहल बहुत लेते हैं, है ना, तो लेकिन आजकल तो दोनों पार्टनर बहुत ज़्यादा अल्कोहल, मतलब साथ ही बैठ के दोनों पी रहे होते हैं, तो अल्कोहल बहुत कॉमन हो गई है विच इज़ क्वाइट वरिसम, बट ठीक है, जब ट्रीटमेंट लेते हैं तब तो बंद करवाते ही हैं, उसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं, बट लेट्स सी कि क्या रहता है उनका। उसके बाद तो खैर वो प्रेगनेंसी के बाद तो इट्स टोटली लाइक ना कि मेरे ख्याल से खुद भी महिला और कपल्स नहीं लेते होंगे, बट डेफिनेटली जो वर्किंग कपल्स हैं वो इन सब के एडिक्शंस के साथ आते हैं हमारे पास। अच्छा, एक नई चीज़ आई, मतलब मुझे लगता है कि साइंस ने तरक्की तो खूब की और बहुत सारी चीज़ें भी थी और भगवान भी कहा, लेकिन मतलब करियर की ग्रोथ के लिए बहुत सारे लोग, अब एक नया ट्रेंड आया जिसमें था कि आप अपने एग्स को और स्पर्म को फ्रीज कर दें। हाँ जी। उसका सक्सेस रेट कितना है? कि मतलब अगर मान लीजिए किसी ने फ्रीज कर दिया, वो 20 साल या 22 साल की थी या 24 साल की एज में किया, अब वो 34, 35 या 40 साल की हो रही है, जब वो गई अपना एग को लेने, या वो किस तरह से वर्क करता है? मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे थे हमारे पास कि अगर हम फ्रीज करा दें तो वो कैसे वर्क करेगा और हम कैसे उसको उसके थ्रू माँ बाप बनेंगे। तो वो एक सवाल है हमारी व्यूअर का बहुत ज़्यादा। देखिए, oocyte फ्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर आप कैरियर की वजह से अपनी शादी डिले करना चाहते हैं या आपको कोई स्पाउस नहीं है आपके पास जो आपका मतलब कि लाइक डिसाइडेड हो कि आपको उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, तो आप अपने एग फ्रीज़ करवा सकते हैं। सो एग फ्रीजिंग जब हम उनकी जब एक्चुअली में उनको रिक्वायर्ड होती है तो उनको थॉ करके देखा जाता है ना। थॉ करने में उनका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है,
मीन्स अगर हमने कोई भी एग्स फ्रीज़ करे उसके बाद हमने जब थॉ करते हैं तो उसका सर्वाइवल रेट 90-95% होता है। सो आपका जब सर्वाइवल रेट अच्छा होता है तो एम्ब्रियोज़ भी अच्छे बनने के चांसेस होते हैं। तो oocyte फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, तो इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। सो जो भी महिलाएं नहीं चाह रही हैं कंसीव करना एट प्रेजेंट और अपना फैमिली का प्रेशर नहीं ले सकती हैं, oocyte फ्रीजिंग उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। नहीं, लेकिन मान लीजिए हमने फ्रीज करा दिया या किसी ने फ्रीज करा दिया, उसके बाद 20 साल बाद वो जाती है और वो क्या वो उसी का है ये कैसे पता चलेगा बैंक में? आप लोगों ने तो वो देखा होगा। और दूसरा, मान वो अगर ख़राब हो गया तो अगर फ्रीज़र में, तो फ्रीज़र में भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होती हैं सारी चीज़ें। हाँ। सो अगर उसका सर्वाइवल नहीं है, oocyte का सर्वाइवल नहीं है और उसने, देखो 20 साल में तो कोई oocyte फ्रीजिंग यूजुअली करवाता नहीं है, है ना? कितने साल तक के लिए रखते हैं? कितने साल के लिए भी रखा जाता है, मगर इतना लंबा गैप यूजुअली लोग करते नहीं कि 20 साल के बाद आ रहे हो कंसीव करने के लिए। सो अगर उसके कितने सालों के लिए आते हैं, मतलब कितने साल तक के लिए फ्रीज करते हैं? अब अगर हम जनरल एक सवाल करें कि कितने साल तक के लिए कोई भी, मान लीजिए अगर 25 साल का है तो वो 30 साल के लिए तो नहीं करेगा, लेकिन वो 5 साल के लिए तो वो फ्रीज नहीं करेगा कि 30 साल में बनेंगे तो अभी से फ्रीज करा दो। फिर तो वो नॉर्मल भी अगर सब कुछ ठीक है तो देखो oocyte फ्रीजिंग ज़रूरी नहीं है कि हम करियर रिलेटेड ही हो। oocyte फ्रीजिंग तभी भी कर सकते हैं कि अगर किसी को कैंसर की ट्रीटमेंट के थ्रू जाना हो या किसी को ऐसी सर्जरी के थ्रू जाना हो जिसमें आपके एग्स ख़राब हो सकते हैं, किसी रेडिएशन के थ्रू जाना हो, तो ऐसे केसेस में भी लोग फ्रीज करके रखते हैं, है ना? और जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है देन दे गो फॉर योर फर्टिलिटी पार्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत लंबा गैप लगे। सिर्फ एजुकेशन की वजह से लोग अगर गैप लेते भी हैं तो 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, मैंने देखा है कि इतने इससे ज़्यादा नहीं होता है गैप। जो हम अगर तो किस एज वाले सबसे ज़्यादा रख रहे हैं? 30s की एज में आते हैं, अर्ली 30s की एज में आते हैं, जब लोगों को लगता है कि अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी कुछ होने का भी कुछ हमारा अभी चांस नहीं है। सो इन दैट केस आई हैव सीन मैक्सिमम गर्ल्स कम फॉर अस, मतलब टू अस फॉर द दिस थिंग oocyte फ्रीजिंग। तो उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है या लड़कों की भी है? स्पर्म फ्रीजिंग दे डोंट कम, मोस्टली दे डोंट कम। स्पर्म फ्रीजिंग में मतलब वही सिर्फ मेडिकल रिलेटेड, अगर कोई टेस्टिस पे अगर कोई आपका रेडिएशन या कीमोथेरेपी मिलने वाली होती है, इवन मतलब कि इन दोज केसेस दीज पीपल विल कम। अदरवाइज फीमेल्स जो यूजुअली होती हैं वो इसलिए आती हैं कि भाई उनको अभी शादी नहीं करनी है या स्पाउस डिसाइडेड नहीं है उनका। अदरवाइज मेल्स में स्पर्म फ्रीजिंग सिर्फ इसलिए कि भाई लेटर ऑन मैरिज करेंगे तो इसलिए नहीं आते हैं। ओके। एक और सवाल था, जैसे अब डिवाइसेस हैं तो पहले खबर आती थी कि भाई आप कंप्यूटर अपने थाइस पे ना रखें और उससे जो है आपके प्रॉब्लम होती है। फिर आए, मतलब अब तो हाथ में मोबाइल है, रेडिएशन इससे भी निकल रहे हैं और हम तो रात में अब कहा भी जाता है कि आप साइड में रख के ना सोएं, अपने से इतने मीटर दूर रखें। ये कितना असर डाल रहा है और क्या ये प्रेगनेंसी के लिए, मतलब एक सवाल था कि फर्टिलिटी ट्रैकिंग एप्स जो हैं वो कितने मददगार हैं? ओके, देखिए जो फर्टिलिटी ट्रैकिंग एप्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि एक तरह से कि ओवुलेशन कब हो रहा है। ठीक है, अगर आप ट्राई कर रहे हो इनिशियल फेज़ में दैट इज़ फाइन, मगर अगर आपको ट्राई करने के बाद 6-7 महीने के बाद भी अगर आपको नहीं कंसीव हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपके डॉक्टर इसमें एड ऑन चीज़ें करते हैं, है ना, कि आपकी फर्टिलिटी ऐप से आपको सिर्फ इतना ही हो रहा है कि एक अंदाज़ा पता चल रहा है कि आपकी साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, उसके अंदाजे से हमारा ओवुलेशन कब हो रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो काफ़ी चीज़ें और भी बताते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर ओवुलेशन हो रहा होता है आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है ना, आपको किस टाइम पे आपको रखना चाहिए, आपकी फर्टाइल विंडो क्या है ना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ओवुलेशन किट कैसे यूज़ करते हैं, तो इनसे भी नेचुरल तरीके में कंसीव होने में बहुत हेल्पफुल होता है। वो 5 चीज़ें बताएं जिनमें महिलाओं को और पुरुषों को आपके पास, मतलब किसी भी डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए अगर उन्हें माँ बनना है और IVF ट्रीटमेंट लेना है। अच्छा, देखिए IVF की तो हम जब हम पेशेंट को पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं तभी हम बताते हैं कि वाकई में इंडिकेशन है कि नहीं है IVF का। मगर अगर कोई भी महिला
35 ईयर से कम है और वो 1 साल तक मतलब ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर इन केस उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है या कोई भी और इश्यूज़ हैं, कोई कैंसर थेरेपी बोली है, सो ऐसे केसेस में उनको पहले अपना फर्टिलिटी स्टेटस चेक करना चाहिए। यही बात अगर हम कहते हैं कि अगर आप 35 ईयर से ऊपर हो और आप 6 मंथ्स के ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए डॉक्टर से, अपना फर्टिलिटी स्टेटस जानना चाहिए और आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। अगर आप 40 ईयर्स के आसपास हो तो एक इनिशियल चेकअप मैंडेटरी है, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि आप किस दहलीज पे हो, है ना। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसीलिए आपको टाइम से मिल लेते हैं, तो हम डॉक्टर से मिल लेते हैं तो हमें अपने एक फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में पता चल जाता है, हमें वाकई में किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है ये पता चल जाता है। और अगर सब कुछ ठीक है तो इनिशियल फेज़ में सिर्फ मेडिसिन देने से भी आप कंसीव कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही IVF ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, है ना। IVF ट्रीटमेंट की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? अगर हमारे ट्यूब्स ब्लॉक हैं, स्पर्म्स बहुत ही ज़्यादा कम है, 5 मिलियन से भी कम है, मोटिलिटी बहुत ख़राब है, मोर्फोलॉजी ख़राब है ना, या हमारा ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो रहा है, हम एडवांस एज में जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फिर IVF की ज़रूरत पड़ती है। या फिर फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ है जिसको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि बच्चों में ना आए, तो उसके लिए भी IVF से हम एम्ब्रियो टेस्टिंग करके उस चीज़ को पता कर सकते हैं कि कौन सा बेबी हेल्दी है, कौन सा नहीं है। नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने कि मान लीजिए किसी की फैमिली में डायबिटीज़ चली आ रही है, जो कि हमारे यहाँ की मतलब एपिडेमिक की तरह फैल रही है, महामारी की तरह फैल रही है। तो ऐसे में अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ लगातार चली आ रही है, तो क्या वो IVF के थ्रू हम उसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, या कैंसर किसी के में चला आ रहा हो? डायबिटीज़ मल्टीफैक्टोरियल होती है बेसिकली, है ना। सो इट इज़ नॉट कि आपका सिर्फ जेनेटिक ही है। अगर आपकी कोई भी फैमिली में कोई जीन ऐसी डिटेक्टेड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, तो इन दैट केस यू कैन डू PGTM एक पर्टिकुलर जीन को जानने के लिए। सो यू शुड बी नोइंग कि हमारी फैमिली में वाकई में दैट थिंग, जैसे सपोज आपका कोई जेनेटिक डिफेक्ट है ना, कोई थैलेसीमिया है, कोई सिकल सेल एनीमिया है, कोई ऐसी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि जेनेटिकली रिलेटेड होती है, प्रूवन होती है कि जेनेटिक से ही जाती है, इन दैट केस हम वो जीन डिटेक्ट करेंगे एंड देन वी कैन डू अ बायोप्सी ऑफ एन एम्ब्रियो, और उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जीन आपकी, उसमें कौन सा बेबी इफेक्टेड है। मगर जब डायबिटीज़ की बात करें, कैंसर की बात करें, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो। ये मल्टीफैक्टोरियल भी होती हैं। डायबिटीज़ भी लाइफस्टाइल की वजह से आ सकती है, आपको कैंसर भी आपको काफ़ी केमिकल एक्सपोजर या किसी और कारण की वजह से भी हो सकता है ना। सो जो हम PGT की बात कर रहे हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके जेनेटिक इश्यूज़ या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए की जाती हैं। मतलब अगर किसी को माँ या बनना है और उनकी फैमिली में कोई बीमारी लगातार चली आ रही है, उसको मतलब अभी तक तो चल रहा था कि फलाने जीन नंबर में ये वाली चीज़ें होती हैं इसको, तो क्या ये इंडिया में फुल फ्लेज्ड आ चुकी है? इंडिया में आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। अभी अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी डिजीज़ को रूल आउट करना है, तो हमें अगर हमें किसी जीन को डिटेक्ट करना है तो हमें पूरा वर्कअप करना पड़ता है ना, कि हमें पूरी फैमिली में से आपकी जो मदर फादर भी हैं उनका भी ये वर्कअप किया जाता है बिफोर डूइंग PGTM। अगर हमें कोई जीन जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ देखनी है, कोई भी डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट चला आ रहा है, अगर हम किसी बेबी में एनुप्लॉइडीज़ देखना चाहते हैं, कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई ट्राइसोमी मोनोसोमी तो नहीं है, तो उसके लिए सिंपल एम्ब्रियो की टेस्टिंग चलती है। तो हमें ये देखना है कि हम डिटेक्ट क्या करना चाह रहे हैं, है ना, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो मोस्टली ये PGTM, PGTA, तो PGTA बेसिकली हम लोग जो एनुप्लॉइडीज़ के लिए करते हैं वो उन केसेस में करते हैं जिसमें कि हमें मिसकैरेजेस की या एडवांस एज होती है, और जो PGTM होता है वो हम उन केसेस में करते हैं जहाँ नॉन जेनेटिक हिस्ट्री है फैमिली में किसी भी डिजीज़ की, ताकि पहले हम उस जीन को डिटेक्ट करें, उसके बाद वी कैन फाइंड आउट कि एम्ब्रियोज़ में वो जीन है कि नहीं है। ओके, और एक चलते चलते 2 सवाल आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी की इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब वो सोच रहे होंगे, IVF और IUI इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और वो कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा, मतलब IVF डे ज़रूर है आज, लेकिन IUI की जब हम बात करें तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा पहले कराना चाहिए? देखिए, IUI जो होता है वो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन को बोलते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस की तरह होता है ना।
मतलब कि उसमें हमने इंटरकोर्स में जैसे वजाइना में स्पर्म जाता है, उसमें सीधे ही यूट्रस में डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर। ठीक है, तो आईयूआई में एक तरह से वो नेचुरल है, नॉन इन्वेजिव है, मिनिमली इन्वेजिव कह लो कि आपने सिर्फ कैथेटर डाल के स्पर्म डाला है जब आपका ओवुलेशन हो रहा है। तो आपकी जो नेचुरल प्रोसेस है कंसेप्शन की, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होती हैं चीज़ें, कि आपको जैसे पीसीओडी पेशेंट है, आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन के टाइम पे हमने उनको ओवुलेट करवाया मेडिसिन देके, उसके टाइम पे हमने किया, या सीमन एनालिसिस हमारी थोड़ी सी पुअर है तो उसको हमने वॉश करके थोड़ा सा उसकी मोटिलिटी अच्छी करके कॉन्सेंट्रेट करके डाल दिया। तो ये माइल्डर केसेस में अच्छा काम करता है ना। पेशेंट कंज्यूमेट नहीं कर पा रहे हैं मैरिज को, सीमन पैरामीटर्स थोड़े वीक हैं, है ना, ऐसे केसेस, या माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, या ओवुलेशन एंड ओवुलेटरी साइकिल्स हैं तो हमने ओवुलेशन करके उनको किया। तो इन दोज केसेस आईयूआई इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आईवीएफ एडवांस ट्रीटमेंट है, आईवीएफ डिफरेंट है काफ़ी आईयूआई से। आईवीएफ में हम बेबी बना के डालते हैं, लैब में हम एग और स्पर्म दोनों को फर्टिलाइज़ करते हैं, एक बेबी बनाते हैं 5 डेज़ का जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये बना बनाया एम्ब्रियो हम लोग यूट्रस में डालते हैं। सो इसमें हमने सारे स्टेप्स जो नेचुरल कंसेप्शन में होते हैं वो बाईपास करके लैब में करके उस चीज़ को, और हमने एक बना बनाया एम्ब्रियो डाला, तो सिर्फ इम्प्लांटेशन अंदर होना रह गया। तो आईवीएफ काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू आईयूआई, मगर सबके दोनों के इंडिकेशंस अलग हैं। मतलब कि आईवीएफ कब किया जाता है, आईयूआई कब किया जाता है, तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, और पेशेंट को देखने के बाद ही हम इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि उनको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके, और ये पूरा प्रोसेस कितना लंबा होता है आईवीएफ का अगर बात करें? आईवीएफ फास्ट होता है ऐसा नहीं है। कितने महीने का मतलब प्रोसेस? देखिए सेम साइकिल में भी आप फ्री हो सकते हो कि लाइक आपने 10 डेज़ का स्टिमुलेशन किया, अराउंड 12th डे आपका ओवम पिकअप हो गया और 5 डेज़ के बाद फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, एंड उसके 14 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आ गया। तो आपका एक साइकिल हो गया, पूरा 1 महीने में एक साइकिल वी कैन डू। मगर अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, या मतलब नहीं कर सकते, हार्मोनल लेवल्स ऐसे नहीं है, या लाइनिंग अच्छी नहीं है, तो इन दैट केस फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने नेक्स्ट साइकिल में लाइनिंग अच्छे से बना के की, तो मैक्स टू मैक्स अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो सेकेंड मंथ में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 2 महीने में आपकी पूरी साइकिल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, और पूरी जो अगर हम कॉस्टिंग की बात करें कि ये जो लाल घर में आ रहा है उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी आईवीएफ पूरे ट्रीटमेंट के साथ बच्चे आने तक? अच्छा, देखिए कॉस्ट एक होता है, डिवाइडेड होती है कॉस्ट, है ना। एक कॉस्ट होती है आईवीएफ पैकेज की। तो जो आईवीएफ का जो पैकेज होता है वो वेरी करता है, आप किस जगह करवा रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट सेंटर में करवा रहे हो तो थोड़ा कम में हो जाती है ना, 60-70 तक में, और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में करवा रहे हो तो वो 1+ के अराउंड का आईवीएफ पैकेज रहता है। सो एक आईवीएफ पैकेज हो गया जिसमें आपके लैब चार्जेस हैं, ओवम पिकअप है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, आपके अल्ट्रासाउंड कंसल्टेशंस। दूसरा पार्ट आता है आपकी ओवेरियन स्टिमुलेशन करने वाले इंजेक्शंस का, जो कि मेन आपका वो है, जो कि जिसके इंजेक्शंस काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ओवरीज में कितनी क्षमता है एग्स बनने की। अगर आपकी क्षमता बहुत अच्छी है तो कम डोजेस में काम चल जाता है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डोजेस में काम चलता है। तो आपको मतलब कि अगर आपका ओवरीज में कम एग्स हैं तो आपको ज़्यादा हो सकता है डोजेस की ज़रूरत पड़े, या आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है ओवरीज का तो हो सकता है ज़्यादा डोजेस की ज़रूरत पड़े। तो ये एक सेकंड सेक्शन ये हो गया। फिर ये हो गया कि आपको एम्ब्रियो फ्रीजिंग करना है नहीं करना। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए हमारा जो खर्चा करीबन आ सकता है वो 2 तक आ सकता है। 2 लाख तक? कभी भी 5-7 लाख तक का नहीं होता? वो वेरी करता है कि अगर आपका सपोज़ किसी और प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ी, कोई हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ी या किसी लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आपके एडिशनल कॉस्ट आ सकता है। जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एजोस्पर्मिया होता है, जिसमें हमें एडिशनल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स के द्वारा स्पर्म निकालना पड़ता है, जैसे टीज़ा किया या माइक्रो टीज़ा किया, तो उसमें एडिशनल कॉस्ट आती है आपकी। ओके, और वो 5 चीज़ें बताएं जिससे दूर रह के आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े यंगस्टर्स को। थोड़ा कठिन है आपके लिए ये? नहीं, क्योंकि कठिन नहीं है बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि सब अच्छे से कंसीव करें, बेबी होना चाहिए जैसे भी हो, हाँ, है ना। मतलब तो वो 5 चीज़ें हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई अगर आईवीएफ और अगर वो अभी प्रोसेस में है कि भाई हमारे घर में लल्ला आए, तो वो क्या करें कि उनके घर में जल्दी से जल्दी लल्ला आए? ओके, तो सबसे पहले तो एक अर्ली बेबी प्लान करें आप, है ना, बहुत ज़्यादा डिले ना करें।
क्या एज होनी चाहिए वो भी बता दें। 35 से नीचे हो तो ठीक है, 20s में हो तो बेस्ट है ना। जो भी पहले का जो ट्रेंड था कि आप 20s में कंसीव कर रहे हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर नहीं है तो 35 से पहले पहले हो जाए, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी मेंटेन कीजिए, अपनी प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस से भी काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, है ना। एंड एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहते हैं, आपका BMI कंट्रोल में रहता है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें। तो डाइट में ये है कि आप प्रोटीन डाइट अच्छे से लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली डाइट अच्छे से लें, विटामिन्स हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। तो आपको डाइट में सीड्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन वेजीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करें, है ना। इसके अलावा आपके स्पाउस के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। आप जितना टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे उतना आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे और जल्दी कंसीव करोगे। तो ये थी हमारे साथ पारुल अग्रवाल, बता रही हैं कि क्या करें और क्या ना करें जिससे आप जल्दी से जल्दी आपके घर में लल्ला खेलेगा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मन्नत के धागों से होते हुए IVF की सुई तक अगर आप पहुँचे हैं तो डॉक्टर आपके पास मौजूद है जो आपके घर के सूनेपन को दूर कर रहा है, और ये है IVF टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद है मैम Thank you आपका। so much. और बहुत सारे बच्चे आप, मतलब मैं जब आई तो मुझे बताया गया कि आप नानी दादी इस छोटी सी उम्र में बन चुकी हैं, और ये सारी फ़ोटोज़ के लिए मैं अनंता से कहूँगी कि जो हमारे साथ हैं आज कैमरा पर्सन, जो दिखाएंगी कि कितने घरों में खुशियाँ ला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।